हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और इस काव्य शास्त्र में हमारा जो स्नातकोत्तर लेवल का जो सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसके अंदर हमारे काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन ये दे रखे थे जो हमने अच्छे से कर लिए। फिर रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्त सिद्धांत उसको भी हमने अच्छे से कर लिया। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत था, लोजाइन्स का उदात्त सिद्धांत था और मनोविश्लेषणवाद था। इन सभी को हमने अच्छे से कर लिया है। इसके बाद में कुछ रचनाएं दे रखी है, कबीर ग्रंथावली है जो श्याम सुंदर दास की है, फिर रामचरितमानस जो तुलसीदास का, उसमें से बालकांड दे रखा है। और फिर हमारे बिहारी रत्नाकर जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक टीका लिखी गई है बिहारी रत्नाकर बिहारी पे, और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है जिसका एक नवम सर्ग दे रखा है। इनको हम बाद में करेंगे। पहले हम जो ये निबंध जो हमारे दे रखी है सिलेबस में, निबंध के अंदर हमारे दे रखा एक तो कविता क्या है, दूसरा दे रखा है जो शीर्ष के फूल है, और फिर कहानियां दे रखी है, कफन, पुरस्कार, यही सच है। तो इनको हम पहले करेंगे, उनको थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर शुरुआत है कविता क्या है, निबंध, इससे करेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब ये कविता क्या है, एक निबंध है और एक बड़ा निबंध है जिसको हम पूरा देखेंगे तो वो क्लास भी एक बोरिंग की तरह लगेगी और आपको अच्छे से मजा नहीं आएगा। हम सिर्फ इसके अंदर वही देखेंगे पॉइंट जो एक तो आपका समय है वो भी बच सके, और वो पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर कहां कहां से क्वेश्चन उठाता है, तो इसके अंदर मैंने वो महत्वपूर्ण पॉइंट ही लिए। तो या तो इसको हम 2 क्लास में करेंगे या फिर 3 क्लास के अंदर करेंगे। ये जो पॉइंट अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में जो 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से आएंगे वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले, काफी कोर्स हो गया, कुछ ही बचे टॉपिक जो इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो देखिए कविता क्या है। तो कविता क्या है, ये एक नाम रखा गया और ये एक निबंध है। कविता क्या है, एक क्या है, निबंध है। यानी चिंतामणि है, उसके कितने भाग है, उसके 4 भाग है। अभी तक जो प्रकाशित है वो 4 भाग है। तो हमारा जो कविता क्या है, जो निबंध है, वो चिंतामणि का जो फर्स्ट भाग है उसके अंदर दे रखा है। तो यहां से देखो क्वेश्चन बनता है, कविता क्या है या कविता किस विधा की है। तो हमारे ये निबंध विधा की रचना है। कविता क्या है, एक निबंध विधा की रचना। वहां पर आपके नाम दे देंगे, निबंध, उपन्यास, कहानी, इस प्रकार। तो कविता क्या है, एक निबंध है। दूसरी बात है कविता क्या है, किसकी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। कविता जो चिंतामणि के कौन से भाग में, तो फर्स्ट भाग में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ये वो वहां पर इनमें से बनाएंगे, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम लेखक परिचय, यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनसे संबंधित ये रचना है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है। तो लेखक का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय में हमारे जन्म की बात करें तो 1884 ईस्वी। अब देखिए ये जो लेखक परिचय हमारी कविता क्या है, निबंध, इसके आधार पर तो महत्वपूर्ण है ही है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी साहित्य के हिसाब से, क्योंकि हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका एक ग्रंथ भी है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए जन्म 1884 ईस्वी में होता, अगोना गांव था और बस्ती जिला था। अगुना गांव था और बस्ती जिला था। मृत्यु की बात करें तो 1941 ईस्वी में हृदय गति रुकने के कारण, यानी हृदय गति रुक गई थी, उसके कारण की मृत्यु हुई। तो एक तो 1884 ईस्वी और एक 1941 ईस्वी, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ये जन्म डेट और मृत्यु डेट। पिता की बात करें तो चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम था, जो एक कानून गो के पद पर कार्यरत थे, यानी कानून गो थे। 1903 से लेकर 1908 ईस्वी, 1903 से लेकर 1908 ईस्वी तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक रहे। अब देखिए आनंद कादम्बिनी नाम आया है, आनंद कादम्बिनी नाम आया। तो मैंने आपको पीछे जब पढ़ाया था तो आनंद कादम्बिनी के बारे में पढ़ाया था, बद्री आना, बद्री आना मिर्जापुर। थोड़ा पेन अच्छे से नहीं चल रहा, आप मेरे जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान करना। बद्री आना मिर्जापुर, बद्री आना मिर्जापुर।
81-93 इस प्रकार मैंने आपको एक सूत्र बताया था। तो देखिए बद्री आना मिर्जापुर 81-93 और आगे एक बताया था मासा। मासा अब ये क्यों बताया था एक बार यहां पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 81-93 का मतलब तो होगा आपका 1881 और 1893। 1800 आपको याद रखना, तो एक तो हो जाएगा 1881 और एक हो जाएगा 1893। 1881 और 1893। अब बद्री का मतलब हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। बद्री आना, आ का मतलब हो जाएगा आनंद कादमिनी और ना का मतलब हो जाएगा नागरी निर्द। मिर्जापुर का मतलब दोनों पत्रिकाएं मिर्जापुर से निकलती थी। बद्री नारायण चौधरी से संपादक थे। बद्री आना मिर्जापुर और मासा, मासा का मतलब माँ यानी, तो आ पहले आया, आना बताया ना मैंने यहाँ पर, तो आ पहले आया तो आनंद कादमिनी मासिक हो जाएगी और नागरी निर्दय वो साप्ताहिक हो जाएगी। इस प्रकार का अच्छे से मैंने वहां पर जब पत्र पत्रिकाएं पढ़ाया है तो वहां पर इसको मैंने अच्छे से बताया। तो यहाँ पर देखिए आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है 1903 से लेकर 1908 ईस्वी तक जो आनंद कादमिनी जो पत्रिका है जो हमारे बद्री नारायण चौधरी की है उसके सहायक संपादक भी रहे हैं। एक बार थोड़ा इरेज करते हैं। आगे बात आई है हमारी 1904 से लेकर 1908 ईस्वी तक लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के अध्यापक थे। ठीक है, जैसे मान लिया हिंदी से तो इनकी संबंध था ही, हिंदी के अध्यापक थे, हिंदी में इनकी रुचि थी। बाकी 1904 से लेकर 1908 ईस्वी तक ये मिशन स्कूल, लंदन मिशन स्कूल है, उसमें ड्राइंग के अध्यापक भी रहे, यानी ड्राइंग में भी इनकी रुचि थी। ये एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण, अच्छे से आपको इन पर गौर करना है। 1908 श्याम सुंदर दास के कहने पर हिंदी शब्द सागर के साहित्य संपादक का कार्यभार संभाला। यानी जो हिंदी शब्द सागर है, हिंदी शब्द सागर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो 1908 ईस्वी में श्याम सुंदर दास के कहने पर ये हिंदी शब्द सागर है उसके सहायक संपादक भी रहे हैं। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका भी के भी संपादक रहे हैं। जो नागरी प्रचारणी सभा है 1893 ईस्वी, 1893 ईस्वी में ये प्रकाशित थी और 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी जो पत्र है वो भी निकला था। ठीक है, तो जो 1893 में जो नागरी प्रचारणी जो सभा है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1896 में जो पत्र है वो प्रकाशित, तो वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे थे जो 1896 में प्रकाशित हुआ था और 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई है। 1919 ईस्वी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। प्राध्यापक जिस प्रकार हम तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो ये कह रहे 1919 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसमें हिंदी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। इनके गद्य साहित्य की भाषा खड़ी बोली थी। जो इनका गद्य साहित्य है, पद्य और गद्य होता है, तो गद्य साहित्य उसकी बोली क्या थी? खड़ी बोली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले समीक्षक है जिन्होंने वैविध्य पूर्ण जीवन के ताने बाने में गुम्फित काव्य के गहन और व्यापक लक्ष्यों का साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया है। उन्होंने भाव या रस को काव्य की आत्मा माना। ये लाइन मोस्ट है यहां से। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव और जो रस है उसको काव्य की आत्मा माना। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहां से देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले समीक्षक है, सर्वप्रथम इन्होंने समीक्षा की है जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने बाने में गुम्फित काव्य के गहन और व्यापक, यानी जो काव्य है उसमें का जो गहन और व्यापक अध्ययन किया, लक्ष्यों को साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया है। यानी असली काव्य है क्या उसके बारे में अच्छे से जो विस्तार से सोचने समझने वाले, जो समीक्षा करने वाले, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते। उनसे पहले इतना गौर करके उस पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने भाव या रस को काव्य की आत्मा माना है, पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और सामंजस्य द्वारा लोकमंगल की प्रतिष्ठा है। देखिए यहाँ जो लाइनें लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ से बीच बीच में से क्वेश्चन बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं वो ही यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है। तो देखिए भाव या रस को काव्य की आत्मा माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव और जो रस है उसको काव्य की आत्मा माना, पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, परिष्कार का मतलब जैसे मांझना होता है,
ठीक है, किसी को हम साफ सुथरा करें, प्रसार करना, उसको बढ़ाना, सामंजस्य, उसमें आपस में तालमेल बैठाना द्वारा लोक मंगल की प्रतिष्ठा है, जिससे एक जनता का भला हो सके। तो ये कह रहा है कि जो कवि काव्य की रचना करता है, काव्य की रचना करता है, तो उस काव्य की रचना में कवि का इतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि उसको उससे आनंद आए और जो पढ़ने वाले उसको भी आनंद आए। ये तो है ही है भाई, जब हम काव्य पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कुछ भी जो है उसको जब पढ़ते हैं तो हमारे को एक इंटरेस्ट आता है, आनंद मिलता है, मजा आता है, ये तो है महत्वपूर्ण। पर इसके अलावा सिर्फ इतना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उससे मजा आए या आनंद मिले। उसका आगे का जो उद्देश्य वो बताया कि उससे परिष्कार, यानी उससे हमारे जीवन में कुछ एक नया सकारात्मक परिवर्तन आए। मांजने का मतलब है जिस प्रकार एक बर्तन होता है तो उस बर्तन को जब मांजते हैं, साफ करते हैं, तो एक चमकने लगता है। तो हमारा जीवन भी है ना, उससे कुछ चमत्कृत हो, उससे कुछ हमारे को सीखने को मिले, उसका प्रसार हो और सामंजस्य, उसमें आपस में तालमेल बैठाए और लोक मंगल की प्रतिष्ठा हो, लोगों का भला उससे हो सके। ये उद्देश्य होना चाहिए काव्य का, ये बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसे उन्होंने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था कहा है। यानी काव्य में ये जो सारी चीजें हम जैसे परिष्कार, प्रसार, सामंजस्य ये करेंगे, तो इसे उन्होंने काव्य में लोक मंगल की साधना कहा है। आपसे पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधना किसे कहा है, तो परिष्कार, प्रसार, सामंजस्य और लोक प्रतिष्ठा, इस प्रकार एक लाइन दे देंगे। तो ये इसको अच्छे से आपको पढ़ोगे तो इनमें से क्वेश्चन है वो सही कर पाओगे, वरना क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। बाकी इस निबंध, क्योंकि एक निबंध की तरह ये तो लिखा हुआ है। हमारे हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूपों से है, इसीलिए कवि का सबसे पहला और आवश्यक काम बिंब ग्रहण या चित्रानुभव कराना है। यानी ये कह रहा है कि हमारा जो हृदय है, उस हृदय का सीधा लगाव प्रकृति से है, प्रकृति के गोचर रूपों से है। तो प्रकृति में जो भी चीजें हैं, जिस प्रकार इनका मानना था कि जिस प्रकार हम एक उपवन का दृश्य लेते हैं, उपवन यानी जो हमारा पार्क होता है, उस पार्क का वर्णन कर रहे हैं और उस पार्क के वर्णन में हम पेड़ पौधे, जो वहां का जो दृश्य हम दिखा रहे हैं, जो मनमोहक दृश्य बना हुआ है, तो कहने का मतलब इनका यह था कि जो हम जब उपवन का दृश्य बताते हैं, उपवन के बारे में वर्णन करते हैं उस कविता के अंदर, तो जो हमारा पढ़ने वाले का या सुनने वाले का जो हृदय होता है, उस हृदय के अंदर वो भाव, उसके उपवन वाले भाव उसके अंदर पैदा होने चाहिए, तभी ही वो सार्थक है। और उसके अंदर वो जो हम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो चित्र यानी बिंब ग्रहण और चित्र, एक तो उसके अंदर उसका भाव पैदा होना चाहिए, दूसरी बात वो जो उपवन का चित्र है उसके चारों ओर ऐसे उसके मन में ऐसे घूमना चाहिए कि उसको लगना चाहिए कि जिस प्रकार में उपवन में बैठा हुआ, जैसे हम कहते हैं कि एक प्रेमिका थी और वो प्रेमिका उपवन में बैठी हुई थी, पास में उसके प्रेमी बैठा हुआ था। तो ये जो इस प्रकार का वर्णन करते हैं, तो उस वर्णन से उसके हृदय के अंदर ऐसे भाव पैदा होने चाहिए। जब तक वो भाव पैदा नहीं होते, जब तक वो चित्र उसके दिमाग में घूमते नहीं, तब तक वो काव्य करना एक सार्थक नहीं है। समझ रहे हो? तो ये इनका मानना था। अब जो इनके जो प्रमुख ग्रंथ है उनके बारे में भी देख लेते हैं। इनके वैसे बहुत सारे ग्रंथ है, परंतु यहाँ पर जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ, उन्हीं के बारे में मैंने यहाँ पर लिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के अंदर ये प्रकाशित था। चिंतामणि निबंध जो 4 भागों में, जिसमें फर्स्ट जो भाग है जिसके अंदर हमारी कविता क्या है, निबंध है, वो संकलित है। रस मीमांसा जो एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। बाकी इनके बहुत सारे निबंध है और आलोचना ग्रंथ भी है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में अक्सर इनसे पूछते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी जो कविता क्या है, मेन जो हमारा है निबंध। कविता क्या है, निबंध। इसके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कविता क्या है, वो एक सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है। तो यहां से देखो क्वेश्चन आपसे कैसे आएगा, कविता क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, इस प्रकार। तो ये एक निबंध है, ये तो साधारण सी बात होगी। फिर आपसे पूछ लिया जाए कविता क्या है, एक आलोचनात्मक निबंध, सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, इस प्रकार के देखकर भी पूछेंगे। तो ये एक सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध है, ठीक है। तो ये लाइन याद रखनी। अब आपके इनके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उनको देखते हैं। मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला चलता है और इसी को जीना कहता है। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में ये व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम जगत है।
ठीक है, एक साधारण सी बात है कि जब मनुष्य इस संसार में हम जैसे पैदा हुए, हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर अब क्या होता है, किसी के साथ में हमारे भाव मिलते हैं, किसी के साथ में हमारे भाव नहीं मिलते, किसी से हमारी लड़ाइयां होती है, किसी से हम प्रेम करते हैं, और यही जो तालमेल बैठाते हुए चलते हैं, तो इसी चलते हुए जीवन को ये कह रहा है रूपात्मक और व्यवसाय चलता रहता है, इसी को हम जगत कहते हैं, यही पूरा एक संसार है। ठीक है, आगे देखो, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था है वो क्या कहलाती है, ज्ञान दशा कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट है ये लाइन, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा आपसे पूछा जाएगा, आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, तो ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है, रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी ये कह रहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था है वो रस दशा है, और हृदय की इसी मुक्त साधना का जो रस दशा है, हमारे को कविता पढ़ते हैं तो उसे आनंद मिलता है। आनंद का मतलब जो रस, रस यानी आनंद। तो मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान, मनुष्य की वाणी से जो शब्द निकलते हैं उसे ही हम कविता कहते हैं। तो ये मोस्ट है, ठीक है, अच्छे से इसको दिमाग में सेट रखना है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। यानी कविता जब कवि करता है, तो हमने पढ़ा भी है पीछे भी कि एक कवि है, उसका जो व्यवहार होता है वो एक संकुचित नहीं होना चाहिए, उसके विचार वो शुद्र नहीं होने चाहिए, उसके विचार है वो निम्नतम नहीं होने चाहिए, उसके उच्च क्वालिटी के विचार होने चाहिए, और ऐसे विचार होने चाहिए जिससे एक सर्वसाधारण से लेकर उच्च जो वर्ग है वहां तक सभी का उसके अंदर भला हो, ऐसा उसके विचार होने चाहिए। तो ये कह रहा है कविता ही मनुष्य हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। यानी जो अलग अलग जो घटनाएं हमारे इस जगत में घट रही है उनसे साक्षात्कार कराने का, साक्षात्कार का मतलब जिस प्रकार इंग्लिश में शब्द इंटरव्यू, आमने सामने बैठकर जब इंटरव्यू लिया जाता है तो वो साक्षात्कार कराने का जो शुद्ध अनुभव है वो हमारे को पैदा करती है कविता। अब इसमें कविता के जो अलग अलग खंड किए हुए हैं, अलग अलग खंड किए गए, तो इसमें हमारे 13 खंड किए गए। कविता के कितने खंड किए गए, 13 खंड किए गए। तो याद रखना है कविता क्या है, पाठ के कितने खंड किए गए, तो 13 खंड किए गए। वैसे पीछे मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। तो पहला है सभ्यता के आवरण और कविता। इनमें से आपसे ये जो लाइनें है ना वो मैं आपको बता रहा हूं, इन लाइनों को आप अच्छे से दिमाग में रखना। ये लाइनें देखकर पूछेंगे कि ये लाइनें किसमें से ली गई है, ठीक है। जैसे आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक था, पर पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। कीर्ति की लालसा ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में अपरूप राग कहते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण है, क्या समझना है कि जैसे आदि, आदि का मतलब जो पीछे बीत गया था, ये कह रहा है आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही थी। यानी आदि में यानी जो पहली की जो बातें थी उसके अंदर जो भय था वो भय इतना ही था कि खुद का हम अपने जो शरीर है उसकी रक्षा कर सके और अपनी संतति को बचा सके, अपनी जो औलाद होती है जो संतति है हमारी उसको बचा सके, इनकी रक्षा कर सके। परंतु क्या हुआ, आगे क्या हुआ, रक्षा तक था पर पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। पर आगे आगे जिस प्रकार मनुष्य बढ़ा तो उन्होंने जो गाय बैल अन्न आदि को पालतू पशु बनाया। तो ये कह रहा है कि जो पालतू पशुओं को भी चिंता उसको धीरे धीरे सताने लगी, उसको जो अन्न की चिंता सताने लगी। पहले उसको ये मतलब नहीं था भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना, अब धीरे धीरे जैसे स्टोर करके रखने लग गया। तो ये कह रहा है कि आवश्यकता उसको हुई। कीर्ति की लालसा, फिर उसको एक ये कीर्ति की लालसा, जिस प्रकार आज कुछ भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे क्या है हमारे को एक अच्छा जनता को संदेश जाता है और हमारे को उससे एक उपहार मिलता है कि ये अच्छा आदमी है। तो एक हमारी एक कीर्ति बढ़ती है, वे अच्छा काम करते हैं तो ये कीर्ति की लालसा भी उसकी बढ़ी। ऐसे भावों को बौद्ध दर्शन में अपरूप राग कहते हैं। तो ये मोस्ट लाइन है, ऐसे भावों को, जो ये सारे भाव है इन भावों को क्या कहता है, बौद्ध दर्शन के अंदर अपरूप राग कहते हैं। आगे देखो, तो आपसे पूछा जाएगा जिस प्रकार ये जो लाइनें ये दे दी
कि जो आदि में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति तक की रक्षा तक था। ठीक है, तो ये कविता के किस भाग से लिया गया? तो ये सभ्यता के आवरण और कविता से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ये वहां पर एग्जाम में पूछेंगे। आगे देखो, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। ये बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर को मूर्त विषय का ही हो सकता है। ये कह रहा है कि जो काव्य है उसका सिर्फ हम अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसका हमारे को अर्थ समझ में आ गया, अर्थ समझ में आने से कोई काम नहीं चलता है, उसका बिंब ग्रहण भी अपेक्षित है। यानी जो चीजें हैं वो चार वार का जो माहौल है, जिस प्रकार मैंने अभी उपवन के बारे में आपको बताया, जब हम उपवन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लिया हल्दी घाटी युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं हम, हल्दी घाटी युद्ध। अब वो हल्दी घाटी का युद्ध जब आया तो वो एक तो समझ में आ गया हल्दी घाटी का युद्ध है, वो जैसे जिनके बीच में हुआ था। ठीक है भाई, अकबर है हो गया, महाराणा प्रताप हो गया, मान सिंह वहां पर लड़ा। तो ये तो साधारण सी बातें, ये इनका हमारे को अर्थ समझ में आ गया। पर ये कह रहा है कि जब उसका पढ़ रहे तो बिंबकरण कहने का मतलब जो इस प्रकार उसको पढ़ाया जाए, इस प्रकार उसको समझाया जाए कि हमारे सामने वो एक हल्दी घाटी का दृश्य हो, वहां पर वो जो लड़ाइयां हो रही है, जो घोड़े हाथी जो आदमी वो लड़ रहे, तो वो एक उनका चित्र हमारे दिमाग में ऐसे घूमना चाहिए। बिंबकरण अपेक्षित होता है। ये बिंबकरण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। आगे देखिए, कविता और सृष्टि प्रसार, दूसरा जो पॉइंट है, इसको मैंने क्रम से नहीं लिया इन पॉइंटों को, बाकी इसके अंदर जो जिन जिन पॉइंटों से महत्वपूर्ण जो लाइनें बनती थी वो मैंने यहां पर ऐड की है। हृदय पर नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंत प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रसार का प्रयास करती है। यानी कविता क्या करती है कि जो एक बाहर की जो चीजें होती है और हमारे आंतरिक बाहरी प्रकृति में जो भी जो चीजें होती है और मनुष्य के अंत प्रकृति, दोनों के बीच में सामंजस्य कहने का मतलब बाहर जो चीजें हैं, जिस प्रकार हमने वर्णन किया किसी का, तो ये बाहर जो चीजें उसको देखती है और फिर हमारे अंदर के जो भाव पैदा होते हैं, इन दोनों के बीच में तालमेल बैठा के एक नई कविता का रूप हमारे सामने आता है। यदि अपने भावों को समेटकर मनुष्य अपने हृदय को शेष सृष्टि से किनारे कर ले या स्वार्थ की पशुवर्ती में ही लिप्त रहे तो उसकी मनुष्यता कहाँ रहेगी। इनका मानना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस निबंध में बताया कविता क्या है, तो बताया कि कविता का मतलब यह है कि जो मनुष्य बाहरी जो प्रकृति है उसके साथ में सामंजस्य बैठाकर अंदर का जो हमारा जो विचार है, इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाए और अच्छे से एक कविता का रचना करे। ऐसा नहीं हो कि उसके जो विचार है वो एक स्वार्थ भावना से मंडे हुए हो, यानी वो खुद का ही भला चाहे, खुद से ही सीमित रहे, तो फिर उसके अंदर जो पशुवर्ती है, वो पशुओं में ऐसा स्वभाव होता है कि वो खुद खा लेता है, फिर उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है, तो फिर उसकी वो मनुष्यता है वो सार्थक नहीं है। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्य क्षेत्र बाह्य सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर में। ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि जो काव्य दृष्टि है वो कहां कहां रहती है। काव्य की दृष्टि नर क्षेत्र के भीतर रहती है, एक तो मनुष्य के भीतर रहती है, नर क्षेत्र के भीतर रहती है, और दूसरा मनुष्य धन इतर, यहाँ पर गुण संधि है, मनुष्य धन इतर, मनुष्य बाह्य सृष्टि के, यानी मनुष्य से बाहर भी रहती है और कहीं कहीं समस्त चराचर पूरा जो ये हमारा जगत है उस जगत में रहती है। तो ये 3 पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा काव्य की, तो ये मनुष्य आयन काव्य दृष्टि कहां कहां रहती है, तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, मनुष्य क्षेत्र बाह्य सृष्टि में रहती है, कहीं समस्त चराचर में रहती है, और एक और कोई पॉइंट दे देगा। ठीक है, तो या ऐसे दे देगा ये सभी, तो ये तीनों के अंदर रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन है वह यहां से बनाएगा। संसार में अधिकतर कविता नर क्षेत्र के भीतर हुई है, यानी ज्यादातर जो कविता है वो नर क्षेत्र के भीतर ही हुई है। आपसे पूछा जाएगा संसार में अधिकतर कविता किस क्षेत्र के अंदर हुई है, तो नर क्षेत्र के भीतर घटित हुई है। बिंब ग्रहण वही होता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग वर्ण आकृति तथा उसके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। यानी बिंब ग्रहण, कवि का मानना है कि बिंब ग्रहण वो होता है कि कवि सूक्ष्म से सूक्ष्म उसका निरीक्षण करे, छोटे से छोटे चीजों को, जिस प्रकार
छोटी सी मान लिया चींटी की बात करें तो उस चींटी का भी जो वर्णन कर रहा है तो सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन ऐसा करे, उसके अंग प्रत्यंग इस प्रकार हमारे उसका वर्णन करे कि एक अच्छी सी छवि हमारे अंदर पैदा हो जाए। आकृतिता उनके आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण होता है। अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में। एक रहा जो अनंत रूपों में प्रकृति, अलग अलग रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है। जिस प्रकार प्रकृति के अंदर कभी तूफान आते हैं, कभी तेज हवाएं चलती है, कभी तेज बरसात होती है, कभी तो ये प्रकृति के अलग अलग रूप है। कहीं पे नदी नाले है, कहीं पे पेड़ पौधे ज्यादा है, कहीं पे पहाड़ है। तो ये कह रहा अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप है, कहीं रूखे बेडोल या कर्कश रूप है, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप है, कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में है। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है। यानी जो अच्छा कवि है, सच्चा कवि है, वो इन सभी रूपों को, जिस प्रकार एक तूफान का माहौल है तो उसके अंदर भी कवि है, उसके अंदर रस पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये जो सारी जो चीजें हैं अलग अलग, तो कवि है उन अलग अलग कविता जो करता है उन अलग अलग कविताओं पर वो अच्छे से सोच विचार करके करे, यानी वो उन सभी के अंदर लीन, इसके अंदर मड़ा हुआ है। क्योंकि उसके अनुराग, अनुराग का मतलब प्रेम हो गया, का कारण अपना खास सुख भोग नहीं बल्कि चीर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। यानी उसका जो कवि है, उस कवि का सिर्फ इतना ही लक्ष्य नहीं है कि खुद को आनंद आ जाए, उसमें ये सारी जो साहचर्य सभी के साथ में, ठीक है, साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना, यानी सभी का जो साहचर्य, जो हम पास पास बैठते हैं तो सभी का जो शास्त्रीय की वासना उसके अंदर घटित है। अकेला खुद का सुख नहीं है, यानी सभी को वो जो आनंद खुद को मिल रहा है वो सभी को वो आनंद वो देना चाह रहा है। केवल असाधारण त्वय की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। यानी केवल असाधारण की रुचि है ना, वो खुद तक सीमित है, वो सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती है, यानी उसकी जो वासना है उसके अंदर जो भरा हुआ जो विचार है, वो जब तक वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती है वे ही पूरे सहृदय भाव कहे जा सकते, यानी उसको संकुचित नहीं होना। जो इसका मेन जो अर्थ हम समझे तो कविता का जो कवि का कविता करने का जो मेन लक्ष्य है वो खुद तक सीमित न रहकर ऐसा होना चाहिए कि वो जो पूरा जगत, जो पूरा चराचर है उसमें फैले और सभी का उससे भला हो। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के, आगे देखिए, जीवन प्राचीन है, वन्य और ग्रामीण, यानी जो जंगल था वन था वो, और जो ग्रामीण जीवन है ये दोनों ही प्राचीन पुराने हैं। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं। यानी दोनों में क्या है, पेड़ पौधे है, पशु पक्षी है, नदी नाले पर्वत मैदान है। क्योंकि अभी जैसे हम शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर हमारे को ये नहीं मिलते, धीरे धीरे पेड़ पौधे कम हो रहे, पशु पक्षी कम हो रहे, नदी नाले पर्वत ये सारे क्या, ये ग्रामीण माहौल में मिलते, बीच व्यतीत होते, अत प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते। कौन, जो वन्य और जो ग्रामीण है, ये है जो प्रकृति के ज्यादा नजदीक है। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। देखिए, ये कवि का एक वो मार्मिक सदृश है कि हमने पेड़ पौधों को, प्रकृति को, पशु पक्षियों को छोड़कर आ गए बड़े बड़े नगरों में, तो हमने वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सुख सुविधा की सारी चीजें बना लिए। फिर भी आज देखना, हम जब हमारे कमरों को सुसज्जित करते हैं तो कमरों में क्या करते हैं, हम पक्षियों के चित्र लगाते हैं, पेड़ पौधों के चित्र लगाते हैं, ग्रामीण जो माहौल होता है उनके जो चित्र बने हुए वो लगाते हैं। कहने का मतलब अभी भी हमारे मन के अंदर वो भाव है, वो पुराने जो भाव थे वो गए नहीं है, वो जो बाहर निकल के आ रहे, हमारा लगाव अभी भी उनसे, हम उनको छोड़ के आ गए पर हमारा लगाव अभी उनसे है, पुरानी जो चीजें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा निबंध है कविता क्या है। अब इसके बाद में है काव्य और व्यवहार। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट है
लगभग जो मैंने आपको 13 पॉइंट बताए और 13 में से मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट को कवर किया जिनमें से महत्वपूर्ण लाइनें बनती है और मैंने उनको इन लाइनों को उसके हिसाब से ऐड किया है। आपसे बीच में से यहाँ से जो लाइनें पूछेंगे, जैसे मान लिया ये लाइनें पूछेंगे तो ये इसी में से पूछेंगे, तो इसको अच्छे से आपको दिमाग में रखना, अच्छे से इनको याद करना है। अब ये काव्य और व्यवहार है वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। क्लास वैसे भी लंबी हो रही है, ठीक है, तो इसको हम 3 भागों में करना पड़ेगा। बड़ा है ये निबंध, वैसे इसको पूरा हम पढ़ते तो ये 10 दिन ही खत्म होने वाला नहीं था, लंबा निबंध था। तो मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते एग्जाम की दृष्टि वो यहाँ पर छांट के रख लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।